हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये इकोनॉमिक्स का एक, आप कह सकते हो, एक फंडामेंटल लॉ है। और अगर हमको आगे फर्दर लॉ ऑफ डिमांड को समझना है, बिकॉज यू नो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए जो हमारा बेसिक है वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आता है। Law of diminishing marginal utility, it was first given by, इसको सबसे पहले जो दिया था that was एक जर्मन इकोनॉमिस्ट H. गॉसेन ने दिया था। एंड दिस इज द रीजन, ये जो हमारा लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसेंस फर्स्ट लॉ, इसको हम गोसाइन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। And besides this, it is also known as the psychological law of satisfaction. So, इकोनॉमिक्स में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डीएमयू, शॉर्ट में बोल देते हैं कभी कभी डीएमयू। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए भी हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दिस इज व्हाट रेफर टू एज द एडिशनल यूटिलिटी। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये हमारी एक एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। तो जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन। अब ये एडिशनल सेटिस्फैक्शन कहां से? From consumption of an additional utility, additional unit of a commodity। यानी कि जब हम किसी एक कमोडिटी की एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो जितना हमको एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा वो हमारी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब
मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट, यानी कि जो हमको एडिशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, वो हमारी क्या होती है, डिमिनिश होती है, यानी कि डिक्लाइन होती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, जब हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? The marginal utility या हम कहें additional satisfaction that a consumer derives from consumption of more and more units of a commodity go on decreasing or declining। ठीक है, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है या हम कहें एडिशनल सेटिस्फैक्शन है जो कंज्यूमर ड्राइव करता है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो यूनिट जो है कमोडिटी की क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो ये हमारा क्या होता है, गोज ऑन डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग। it becomes zero and even negative। ये हमारा जीरो भी हो जाता है और इट कुड इवन बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, यानी कि सीधा सा हमारा स्टेटमेंट है, दैट इज नथिंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी जो हमको एडिशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को, एडिशनल यूनिट्स को अगर हम कंज्यूम करते चले जाएं, ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो हमारी एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, या हम कहें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और अगर हम उस यूनिट के कंजम्पशन के बाद एक और यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो इवन हमारी वो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक चीज हमारी बहुत क्लियर हो जाती है कि एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज होती है, यानी कि जो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन जो हमारा इंक्रीज होता है, ये हमेशा डिक्रीजिंग रेट से होता है। ठीक है, इट ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी कि टोटल यूटिलिटी जो हमारी इंक्रीज होती है वो हमेशा आपका डिक्रीजिंग रेट से होती है। ठीक है, अब ये तो था हमारा स्टेटमेंट। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है इट होल्ड्स गुड वंस वी हैव सर्टेन assumption, यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएं कि भाई हमारा जो टोटल सेटिस्फैक्शन है या हम कहें टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीजिंग रेट से आपका बढ़ने लगे।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होने लगे। तो वो कंडीशंस हमारी कुछ हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं भाई, मान लो कोई एक हंग्री पर्सन है या किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपने उसको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर दिया है ना, तो उसको जो है वो थोड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ, लेकिन उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वो फील करता है, वो हमारा उस केस में वो फील करता है जब उसको सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर दिया जाता है। यानी कि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। या सपोज करो कि एक जो माइजर पर्सन होता है, जो जिसको हम कहते हैं जो हमारा एक कंजूस है, अब कंजूस के लिए हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी हमेशा क्या रहेगी, उसको हमेशा इंक्रीज ही रहती है, ठीक है। फिर ये जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हमारी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो लेट अस सी सर्टेन assumptions। अब इस लॉ से रिलेटेड हमारे क्या assumptions हैं? तो पहला जो assumption है वो हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स। यानी कि आप जो है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, आपका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, या हम कहें कंज्यूमर जो है उसको जो भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको वो क्या कर सकता है, एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सकता है इन कार्डिनल नंबर्स। यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से वो उसको क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पहला एजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी can be measured and expressed in cardinal numbers, ठीक है। that means 1 2 3 4 5 6 like that। दूसरी चीज हमको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन में आता है, दैट इज व्हाट, द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ the given commodity must be continuous, ठीक है। यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है, जो भी गिवन यूनिट्स हैं या ऑल यूनिट्स हैं, हम इसको गिवन यूनिट्स भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपके पास 10 एप्पल है, तो वो 10 एप्पल आपको क्या करना है, या आपके पास 10 आइसक्रीम है, आपको वो क्या करना है, वो एक साथ एक आइसक्रीम खाया, वो खत्म हुआ, वंस यू फिनिशेस द फर्स्ट आइसक्रीम, आपने दूसरा आइसक्रीम लिया, उसको आपने कंज्यूम किया, उसको आपने खा लिया। एज सुन एज द सेकेंड फिनिशेस, आपने थर्ड को यूज किया, जैसे ही थर्ड आपकी फिनिश हुई, आपने फोर्थ को वो किया। यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक आइसक्रीम तो भाई जिस समय हमने दोपहर को लंच किया, ठीक है, वी हैव टेकन वन आइसक्रीम, दूसरी आइसक्रीम हमने शाम को 5-6 बजे के करीब खा लिया, तीसरी आइसक्रीम हमने रात को डिनर के बाद खाया, एंड देन वी आर सेइंग कि भाई हमारा तो यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं हुई, हमको तो सेटिस्फैक्शन हमारा कम ना होकर हमारा और ज्यादा हमको अच्छा लगा, है ना। या एक एप्पल हमने सुबह को खाया, दूसरा दोपहर को खा लिया, एक रात को खा लिया, और फिर हम कह रहे हैं नो, अवर मार्जिनल यूटिलिटी हैज नॉट डिक्लाइन।
तो ये चीज नहीं होना चाहिए, आपका जो भी कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, रो में होना चाहिए। थर्डली, the units of consumption of commodity, the units of commodities of commodity consumed must be in standard form। ठीक है, must be standard units। ये भी हमारे क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप सेब ले रहे हैं तो सेब का मतलब इफ यू आर टेकिंग एप्पल, तो इसका मतलब कि आपका वो एप्पल एक एप्पल, सिंगल एप्पल। दूध पी रहे हैं, अगर मान लीजिए यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, तो दूध का अब जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड जो मेजरेबल यूनिट है, वो हमारी कम से कम एक ग्लास, 1 ग्लास, देन सेकंड ग्लास, देन थर्ड ग्लास। ये नहीं कि एक स्पून, फिर सेकंड स्पून, फिर थर्ड स्पून, एंड देन यू वर सेइंग कि भाई हमारा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट। तो एजम्पशन हमको याद रखना है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज आर टू बी यूज्ड, या हम कह सकते हैं द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड मस्ट बी स्टैंडर्ड यूनिट्स। फोर्थली, ठीक है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, ये हम यूज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो हम ये अगर, यानी कि ये हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ठीक है, या हम कहें मनी वर्थ ऑफ अ रूपी, 1 रुपए में आप जितना भी कमोडिटी खरीद सकते हो, उसको आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, एज अ मेजरिंग रॉड हम इसको हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इनकम and prices of commodity price of commodity remains constant। जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम और जो हमारा कमोडिटी का प्राइस है, वो दोनों चीजें हमारी क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटीज of different commodities are independent। यानी कि हमारा डिफरेंट कमोडिटीज से
जो भी हमारी यूटिलिटी, जो भी सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है वो हमारा सेम नहीं होता, इट विल बी डिफरेंट, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि एक कमोडिटी के कंजम्पशन से जितना मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी वो हमारे दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक आइसक्रीम खा रहे हैं और दूसरा एप्पल खा रहे हैं तो दोनों से जितना आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। उस मतलब वो दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह से कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर जो है वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। वो अपने जो भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है, ठीक है, या हम कहें जितनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, उसको वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है और उसको वो क्या कर सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो जो है कंपैरिजन कर सकता है। द कंज्यूमर इज एबल टू मेक अ कंपैरिजन कि भाई मुझे पहली यूनिट जब मैंने एप्पल का कंज्यूम किया, जब मैंने पहला एप्पल खाया तो मुझे उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला और जब दूसरा खाया तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, वो पहले से कम मिला, इस चीज को वो क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एजम्पशंस। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं। इसके अलावा हम इसमें और भी एड ऑन कर सकते हैं कि भाई कंज्यूमर को क्या होता है, एक परफेक्ट नॉलेज होती है, यू नो अबाउट द प्राइसेस, ठीक है, एज वेल एज द मार्जिन यूटिलिटी विच ही कुड ड्राइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। ठीक है, फिर हमारा जो मार्जिन यूटिलिटी है, ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसको हम मनी या मॉनेटरी टर्म्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एजम्पशंस। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को पढ़ते हैं तो इन एजम्पशंस के साथ हम उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब देखो एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे इकोनॉमिक लॉज होते हैं, ठीक है, दे आर, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, इकोनॉमिक्स हमारा एक प्योर साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसके जो भी लॉज हैं, ठीक है, एक्चुअली दिस इज बेसिकली यू नो कि हमारा दिस इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर under the situation when he faces the problem of scarcity of resources। तो उस समय उसका बिहेवियर क्या होता है, ये उसको स्टडी करता है और ये हमारा डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट पर्सन टू पर्सन हमारा क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, वन टाइम टू अनदर टाइम वेरी कर सकता है। अब एक पर्सन को बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है तो उसका बिहेवियर जो है वो खाने के लिए डिफरेंट होगा कंपेयर टू अ पर्सन, ठीक है, जिसको भूख नहीं लगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है और इसीलिए हम जो भी इकोनॉमिक लॉस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ एजम्पशंस जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एजम्पशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट वी कम टू इट्स स्केड्यूल। हम इसको स्केड्यूल और इसका जो कर्व है उससे भी हम इसको समझ सकते हैं, वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ स्केड्यूल, नंबर ऑफ यूनिट्स,
ठीक है, कंज्यूम्ड, देन total utility derived. Suppose we have the commodity X, एप्पल है सपोज करो, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो these are the three columns. Let us suppose कि सबसे पहले जो हमारा कंज्यूमर है, the consumer consumes the first unit, और पहली यूनिट से हमने ये मानकर चले कि उसको 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज आल्सो, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और जो हमारा टोटल यूटिलिटी है दैट दे बोथ वुड रिमेन सेम, ठीक है। जब सेकेंड यूनिट को उसने कंज्यूम किया, ठीक है, व्हेन ही कंज्यूम द सेकेंड यूनिट, ठीक है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 18, और टोटल यूटिलिटी उसकी कितनी हो गई 38। आप देख रहे हो कि पहले केस में जो फर्स्ट यूनिट का उसने कंजम्पशन किया था तब उसको 20 यूटिल का मार्जिनल यूटिलिटी थी, सेटिस्फैक्शन उसको मिला था 20 यूटिल का, और सेकंड से उसका कम हो गया पहले के मुकाबले, दैट मींस द मार्जिनल यूटिलिटी हैज डिक्लाइंड। थर्ड यूनिट को जब उसने कंज्यूम किया, ठीक है, तो थर्ड यूनिट को जब उसने कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसको जो टोटल सेटिस्फैक्शन होता है वो केवल और केवल हमारा फिर से ड्रॉप हो जाता है, 52 यूटिल का उसको टोटल सेटिस्फैक्शन, यानी कि 14 यूटिल का उसको सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन। आप देख रहे हो अगेन भाई, मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट यूनिट का हमारा कितना हो गया 20, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी that he derives from the first unit minus total utility he derives when no unit of the commodity was consumed, तो वो हमारा 0 हो जाएगा, 20 हो गया। ऐसे सेकंड से हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड का टोटल में से पहले वाले को सबट्रैक्ट करेंगे। सो दिस वे वी प्रोसीड फर्दर। जब उसने फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन किया, तो फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन करने के बाद उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 60 यूटिल हो जाती है, और अगर हम इसके लिहाज से देखें तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो केवल और केवल 8 यूटिल रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जब वो फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन करता है, उसकी टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन हिज टोटल यूटिलिटी, ठीक है, उसकी टोटल यूटिलिटी वहीं के वहीं रहती है, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कितनी हो जाती है 0, ठीक। और जब वो सिक्स्थ यूनिट का कंजम्पशन करता है, यानी कि इसके बाद एक और यूनिट का जब उसने कंजम्पशन किया, तो उसकी जो मार्जिनल जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारे बजाय एडिशन होने के ये हमारी डिक्लाइन हो जाती है, और कितनी पहुंच जाती है 56 यूटिल, यानी कि हमारा उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी -4। तो दिस इज व्हाट, किस तरह से हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है, इट हैज इंक्रीज्ड बट एट डिक्रीजिंग रेट, ये हमारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। हमने शायद इसका रिलेशनशिप भी डिस्कस किया था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशनशिप होता है। तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल marginal utility is positive,
ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है, एंड कब, किस समय, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, एंड इट बिगिंस टू फॉल जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इफ वी एक्सप्रेस दिस लॉ हियर, ठीक है, तो इफ वी ड्रॉ इट, तो हमारा टोटल, लेट अस सपोज दिस इज 4, 8, 12, 16 and 20. This is y-axis, this is x-axis, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. ठीक है, and this is here we can just draw -4. ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि भाई जो फर्स्ट यूनिट का हमने कंजम्पशन किया था तो हमारा 20 यूटिल का था, सेकंड का किया तो 18 यूटिल का हमारा सेटिस्फेक्शन हुआ, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, थर्ड को किया तो हमारा कितना रह गया, 14 रह गया। ठीक है, फोर्थ को हमने जब किया तो फोर्थ को हमारा जब कंजम्पशन हुआ तो ओनली 8 यूटिल का रह गया, फिफ्थ का जब हमने कंजम्पशन किया तो इट बिकम्स 0, एंड देन सिक्स्थ यूनिट का जब कंजम्पशन किया तो इट बिकम्स -4। तो इफ वी ड्रॉ, अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन से कि इस तरीके से हमारा ये आगे बढ़ता है। ठीक है, इज इट फाइन? तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स of the commodity and this is marginal utility fix। ठीक है, तो ये हमारा क्लियरली शो करता है कि किस तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से वर्क करता है एंड हाउ इज इट बीइंग एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इसके एक्सेप्शन मैंने कुछ आपको जो बताए थे। ठीक है, जैसे ये हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, इन केस अगर हमारा कंजम्पशन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो उस समय इट विल नॉट बी होल्डिंग गुड। और अगर मान लीजिए हमारा कोई माइजर पर्सन है, कोई कंजूस आदमी है, तो उसके लिए मनी की जो हमारी यूटिलिटी होगी वो डिफर करेगी, दैट वुड बी मोर। ये कभी भी हमारी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ in economics, ठीक है, especially in microeconomics. So go through it, ठीक है, whatever your doubts you can just message me in my inbox, ठीक है, till then keep revising. Thank you.